नमस्कार। राज्यपाल का पद यानी गवर्नर का पद भारतीय राजनीति में हमेशा ही कह सकते हैं चर्चा का केंद्र रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि असल में उनके पास क्या शक्तियां होती हैं। तो आज हम संविधान की गहराइयों में जाकर राज्यपाल की इन्हीं महत्वपूर्ण और कई बार विवादास्पद शक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा मुख्य प्रश्न है, डिस्कस द पावर्स ऑफ गवर्नर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और एक एक करके राज्यपाल की सभी शक्तियों को विस्तार से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों से, यानी उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स से। देखिए, ये वो शक्तियां हैं जो किसी भी राज्य के रोजमर्रा के प्रशासन की हम कह सकते हैं बुनियाद होती है। अब संविधान का अनुच्छेद 154 इस बारे में क्या कहता है? यह बिल्कुल साफ तौर पर कहता है कि राज्य की सारी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही निहित होगी। मतलब भले ही काम मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट करें, लेकिन औपचारिक रूप से जो कार्यकारी शाखा का प्रमुख है वो राज्यपाल ही होता है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि राज्य सरकार की हर एक कार्रवाई, हर सरकारी आदेश, हर आधिकारिक दस्तावेज, सब कुछ औपचारिक तौर पर राज्यपाल के नाम पर ही किया जाता है, उन्हीं के नाम से जारी होता है। अच्छा, कार्यकारी शक्तियों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों को, यानी फाइनेंशियल पावर्स को। जब भी राज्य के खजाने से जुड़ा कोई मामला होता है तो ये मान लीजिए कि राज्यपाल एक बहुत ही अहम, एक गेट कीपर की भूमिका निभाते हैं। मतलब राज्य के पैसे से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला उनकी सहमति के बिना नहीं हो सकता। जैसे कोई भी धन विधेयक यानी मनी बिल राज्यपाल की सिफारिश के बिना पेश ही नहीं किया जा सकता। सरकार को किसी काम के लिए अनुदान चाहिए तो उसकी मांग भी राज्यपाल की सिफारिश पर ही होगी। और तो और जो राज्य का सालाना बजट होता है उसे भी विधानमंडल के सामने राज्यपाल ही प्रस्तुत करवाते हैं। तो कुल मिलाकर राज्य के खजाने पर उनका एक महत्वपूर्ण नियंत्रण और निगरानी बनी रहती है। चलिए अब बात करते हैं राज्यपाल की उस भूमिका की जो शायद सबसे ज्यादा देखी और सुनी जाती है, और वो है उनकी विधायी शक्तियां, यानी लेजिस्लेटिव पावर्स। राज्य के कानून बनाने की प्रक्रिया में उनका क्या किरदार है, आइए इसे समझते हैं। देखिए, विधानमंडल का सत्र कब बुलाना है, कब खत्म करना है, ये राज्यपाल ही तय करते हैं। कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक उस पर राज्यपाल की सहमति न मिल जाए। और तो और उनके पास ये शक्ति भी है कि वो कुछ खास विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। इतना ही नहीं, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को भी वही मनोनीत करते हैं। तो आप देख सकते हैं, कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया में वो एक अभिन्न अंग है। लेकिन विधायी शक्तियों में एक बहुत ही खास और शक्तिशाली अधिकार है राज्यपाल के पास, और वो है अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। ये संविधान के अनुच्छेद 213 में दी गई है। अब ये अध्यादेश होता क्या है? इसे आप एक अस्थायी कानून समझिए, जिसे तब लागू किया जाता है जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि ये एक असीमित शक्ति है। इस पर संविधान ने कुछ कड़े नियंत्रण भी लगाए हैं। पहली शर्त तो यही है कि इसे तभी जारी कर सकते हैं जब विधानमंडल सत्र में न हो। दूसरा, ये हमेशा मंत्री परिषद की सलाह पर ही आधारित होना चाहिए। और जैसे ही विधानमंडल की बैठक दोबारा होती है, इस अध्यादेश को उसके सामने रखना ही पड़ता है। अगर बैठक शुरू होने के 6 हफ्तों के अंदर इसे मंजूरी नहीं मिलती तो ये अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये सिर्फ एक अस्थायी उपाय है। इस शक्ति का एक बहुत ही दिलचस्प और प्रैक्टिकल उदाहरण हमें सत्यपाल डांग बनाम पंजाब के 1968 के मामले में देखने को मिलता है। हुआ ये था कि तब स्पीकर ने विधानसभा को 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया, जिससे बजट पास होने का संकट खड़ा हो गया। तब राज्यपाल ने पहले विधानसभा का सत्रावसान किया, फिर एक अध्यादेश जारी किया और फिर विधानसभा को दोबारा बुलाकर उस अध्यादेश के नियमों के तहत बजट पास करवाया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की इस कार्रवाई को बिल्कुल वैध ठहराया। ये फैसला इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे संवैधानिक संकट को हल करने के लिए इस शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, अगर आपको संविधान के इन जटिल विषयों को इसी तरह आसान भाषा में समझना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, ताकि हम आप तक ऐसे और विश्लेषण पहुंचाते रहें।
अच्छा, तो कानून बनाने की शक्तियों के बाद अब राज्यपाल की न्याय क्षेत्र में दखल को देखते हैं। उनके पास कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियां भी हैं, जो एक तरह से न्याय प्रणाली पर एक अंतिम जांच का काम करती हैं। संविधान का अनुच्छेद 161 ये राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति यानी पावर ऑफ पार्डन देता है। इसका मतलब है कि वो राज्य के कानून के तहत दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं, उसकी अवधि कम कर सकते हैं या उसे कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। इस शक्ति का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया में किसी भी संभावित भूल को सुधारना और दया के लिए एक रास्ता खुला रखना है। लेकिन इस शक्ति की सीमाएं क्या हैं? इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही प्रसिद्ध केस देखते हैं, KM नानावती बनाम बॉम्बे राज्य 1961 का मामला। इस केस ने उस वक्त एक बड़ा संवैधानिक टकराव पैदा कर दिया था। इस मामले में हुआ ये कि एक नौसेना कमांडर को हत्या का दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन सजा सुनाई जाने के तुरंत बाद बॉम्बे के तत्कालीन राज्यपाल ने अनुच्छेद 161 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि कमांडर की सजा तब तक निलंबित रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील का निपटारा नहीं हो जाता। अब यहीं से संवैधानिक टकराव शुरू हुआ। एक तरफ था राज्यपाल का आदेश जो सजा को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर रहा था, और दूसरी तरफ थे सुप्रीम कोर्ट के नियम जो कहते थे कि किसी भी अपील पर सुनवाई से पहले दोषी को हिरासत में आत्मसमर्पण करना होगा। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या राज्यपाल की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के नियमों से ऊपर है? आखिरकार अदालत ने ये फैसला सुनाया कि इस खास स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के नियम ही सर्वोपरि होंगे। तो अब तक हमने राज्यपाल की उन शक्तियों को देखा जो काफी हद तक संविधान के दायरे में बंधी हैं, पर अब हम बात करेंगे उनकी भूमिका के सबसे चर्चित और विवादास्पद पहलू की, यानी उनकी विवेकाधीन शक्तियों की। ये वो शक्तियां हैं जिनका इस्तेमाल राज्यपाल अपने विवेक और निजी निर्णय के आधार पर करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। वैसे तो ये बहुत सीधा सा काम लगता है। विधानसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिला उसके नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, यानी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन जाती है। तब किसे सरकार बनाने के लिए बुलाना है, ये फैसला लेना राज्यपाल के विवेक पर आ जाता है, और यहीं से विवाद शुरू होते हैं। और यहीं से एक सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद सवाल भी उठता है। संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। आमतौर पर इस प्रसाद का मतलब ये होता है कि सरकार को विधानसभा में बहुमत का समर्थन हासिल है। जब तक बहुमत है तब तक प्रसाद है। लेकिन इस सिद्धांत का कई बार विवादास्पद तरीके से भी इस्तेमाल हुआ है। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जैसे पश्चिम बंगाल में, जहां राज्यपाल ने अपने व्यक्तिगत आकलन के आधार पर यहां तक कि बाहरी सूचनाओं का उपयोग करके पूरी की पूरी सरकार को ही बर्खास्त कर दिया। तो ये प्रसाद वास्तव में क्या है, ये हमेशा से एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो राज्यपाल की भूमिका के कई पहलू हैं। वो राज्य के औपचारिक संवैधानिक प्रमुख हैं। वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। और सबसे जरूरी बात, कुछ खास और महत्वपूर्ण मौकों पर वो एक बेहद शक्तिशाली निर्णय निर्माता की भूमिका में भी आ जाते हैं। और यहीं पर हमें इस पद से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल मिलता है, जो आज भी भारतीय संघीय ढांचे में एक तनाव का कारण है, कि राज्यपाल की असली भूमिका क्या है। क्या वो सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख है जो बस औपचारिक काम करते हैं, या फिर वो एक निर्णायक राजनीतिक खिलाड़ी हैं जो राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है।